फाइन किया था। मैं एक बात यहां पर रखना चाहूंगा इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि रेस्पिरेशन के समय और रेस्पिरेशन, जब मैं बोलूं आपको सेलुलर रेस्पिरेशन ही समझना है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सेलुलर रेस्पिरेशन और फिजिकल रेस्पिरेशन में डिफरेंशिएशन भी किया था। ब्रीदिंग, फिजिकल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग के बारे में भी हमने बातें की थी। रेस्पिरेशन में जब कोई सबस्ट्रेट ब्रेकडाउन होता है, जो है बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन किया जाता है सबस्ट्रेट का ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन करते हैं टू रिलीज एनर्जी। तो याद रखिएगा प्लीज, एक ही स्टेप में, एक ही बार में सबस्ट्रेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा। धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, स्टेप टू स्टेप टू स्टेप टू स्टेप हम सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन करेंगे। If at once the substrate is broken, then the energy released from the breakdown of substrate heat के फॉर्म में वो जो है अनयूजफुल रहेगा। स्टेप टू स्टेप हम सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन करेंगे और उससे जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे एटीपी के फॉर्मेशन में। सो the respiration, the cellular respiration is slow step to step process. Why I am saying this? Just because जब हम सबस्ट्रेट का, बेटर टू से ग्लूकोज का स्टेप टू स्टेप ब्रेकडाउन करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगा स्टेप टू स्टेप, उसको हम एटीपी या NADH2 के फॉर्म में कैप्चर कर पाएंगे। और अगर हम ग्लूकोज का जो मोस्ट फेवरेट सबस्ट्रेट है, एक ही बार में हम ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कर देंगे तो ऑल द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। बात आगे रख रहा हूं, समझिएगा प्लीज। वैसे भी ग्लूकोज का जब होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के समय कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो ग्लूकोज के पास जितना एनर्जी होता है उतना एनर्जी हमें नहीं मिलता है। हम एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन की बातें करेंगे मिड ऑफ द चैप्टर में। तो यहां पर हम बता दें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास होता है 686। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास स्टोर्ड एनर्जी अगर हम बात करें तो होता है 2870 जूल या 686 किलो कैलोरी एनर्जी। और जब ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, बाद में हम बताएंगे, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो हमें केवल और केवल 50% से भी कम 45% के आसपास ही हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के बाद एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। बाकी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो सब हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, यूजफुल नहीं होता है। हाँ, इतना बोल सकते हैं कि जो हीट के फॉर्म में 60% या 50% एनर्जी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के बाद हीट के फॉर्म में 50 to 60% हीट के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये हमारे बॉडी को वार्म करने में, गर्म करने में हेल्प करता है। इसलिए जब भी हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा हम एक्टिविटी करेंगे उतना ज्यादा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, उतना ज्यादा जो है हीट रिलीज होगा। मेरी बात समझ में आया? तो हमने दो चीजें यहां पर आपको बताया। एक तो किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का एट वंस ब्रेक नहीं करेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, क्योंकि एट वंस कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक हुआ तो सारा का सारा एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन स्लो स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है। और दूसरा, हम जो है ग्लूकोज को सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू कंप्लीट ऑक्सीडाइज करेंगे, कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। स्लो प्रोसेस में स्टेप टू स्टेप प्रोसेस के थ्रू, तब पर भी ग्लूकोज के पास जितना एनर्जी अवेलेबल है उतना एनर्जी हमें नहीं मिलेगा। मच मोर एनर्जी ऑफ द ग्लूकोज हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा। हमें केवल ग्लूकोज का, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमें ग्लूकोज के पास स्टोर्ड एनर्जी का केवल 40% एनर्जी ही मिलता है। ये दो पॉइंट मैं मेंशन करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैंने यहां पर मेंशन किया
सेलुलर रेस्पिरेशन, cellular respiration is slow step to step process of breakdown या ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आगे इसी में कंटिन्यू कर रहा हूं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट ब्रोकन इनटू सिंगल स्टेप या एट वंस, एक ही बार में, because all the energy will get lost in the form of heat, ठीक है। तो हमारे लिए जो सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस या अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हमें परफॉर्म करना है, उसके लिए एनर्जी के फॉर्म में चाहिए। करेंसी ऑफ एनर्जी जो है एटीपी मिलेगा ही नहीं, सब एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा। पर सुनिएगा, दो हीट कीप्स द बॉडी वार्म, गर्म रखेगा। बट हमें बॉडी को गर्म रखने के लिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन नहीं करना है। हमें बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए स्लोली स्टेप टू स्टेप ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहां पर अ सिंगल molecule of oxygen, a single molecule of glucose has 686 kilocalorie या 2870 kilojoule energy and only 40 to 50% energy are available to synthesize ATP. Rest 60% energy lost as heat. ये हम बाद में एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन हेडिंग करके आएगा, वहां पर सीखेंगे। एक पॉइंट मेरे माइंड में चल रहा है, बताना जरूरी समझता हूं। वो पॉइंट है कि एंट्री ऑफ या यूज ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन रेस्पिरेशन helps to release 114.5 kilocalorie energy, 114.5 kilocalorie energy। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ब्रेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसकी वजह से हमें 114.5 किलो कैलोरी जूल एनर्जी मिलेगा। एंड दिस 114.5 किलो कैलोरी एनर्जी used to produce 6 ATP। ये थोड़ा पॉइंट आपको याद रखना है, आगे कनेक्ट होंगे ये सारे के सारे पॉइंट। ये इतनी बातें करके मैं अब वीडियो लेक्चर आज का स्टार्ट कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये इरेज कर रहा हूं।
इसके पहले कि मैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करूं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं। थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, नहीं थोड़ा कान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा प्लांट में भी अगर स्पेसिफाई करना चाहे, लीफ में सबसे ज्यादा लीफ में गैसियस एक्सचेंज होता है तो होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे ज्यादा लीफ में गैसियस एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होता है, और इस गैसियस एक्सचेंज के लिए लीफ वेल अडॉप्टेड है, उसके पास स्टोमाटा होता है। और एक बात यहां पर मैं क्लियर करूं, राज की बात है, थोड़ा सुनिएगा, डाइजेस्ट करिएगा। लीफ फोटोसिंथेसिस के समय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के बाद जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन भी करता है लीफ। हम जनरली अब तक सुनते आए हैं कि द ऑक्सीजन रिलीज्ड आफ्टर फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेयर में आ जाता है, जिसको हम जो है रेस्पिरेशन में हम सब यूज करते हैं, ऑल द एनिमल्स यूज करते हैं। सही है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, सम पार्ट ऑफ द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड या रिलीज्ड आफ्टर फोटोसिंथेसिस इटसेल्फ लीफ में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रेस्पिरेशन के लिए यूज करता है। तो सेइंग दिस दैट फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन बना, सारा का सारा पूरा का पूरा कंप्लीट ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है? नहीं, मैक्सिमम ऑक्सीजन आ जाएगा, क्योंकि प्लांट एक स्टेबल, एक सेसाइल, एक नॉन मोटाइल और जो है ऑर्गेनिज्म है प्लांट। तो प्लांट को तो ज्यादा एनर्जी चाहिए नहीं, ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए तो मतलब ज्यादा एटीपी नहीं चाहिए, ज्यादा एटीपी नहीं चाहिए तो ज्यादा ग्लूकोज नहीं ब्रेक होगा, ज्यादा ग्लूकोज नहीं ब्रेक होगा तो अमूमन ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन चाहिए। सो प्लांट ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज भी करता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऑक्सीजन वो बनाता है, वो अपना ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के बाद बनाया, उस ऑक्सीजन को वो यूज भी करता है। जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बताया था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वाले टॉपिक में, ठीक है। तो पॉइंट समझ कर रखिएगा, कोई फंसाना चाहेगा तो आपको फंसाएगा कि क्या फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन रिलीज होता है पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है? नहीं, मैक्सिमम रिलीज होता है। थोड़ा बहुत प्लांट अपना ऑक्सीजन जो उसने बनाया, फोटोसिंथेसिस दो प्रोडक्ट देता है, एक तो फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या स्टार्च या सुक्रोज, और दूसरा जो है लाइफ के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन भी प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू देता है। बट जो ऑक्सीजन प्लांट फोटोसिंथेसिस के बाद एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है, वो फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं है, थोड़ा बहुत वो अपने रेस्पिरेशन के लिए भी यूज करता है। नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। बात आगे रख रहा हूं, मैंने यहां पर हेडिंग लिया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन में कौन सा सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट करेगा, बेस्ड ऑन किस फूड मटेरियल को, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, किस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब तो मोस्ट फेमस वर्ड मैं यूज करूंगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का होने वाला है ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेशन। दो टाइप में हम डिवाइड करेंगे। सो बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मैंने यहां पर दो टाइप का रेस्पिरेशन आपके सामने रखा। एक है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ध्यान दीजिएगा, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन when carbohydrates and fats are used as respiratory substrate, then the type of respiration called floating respiration or protoplasmic respiration when proteins are used as
Proteins are used as respiratory substrate. Respiratory substrate. तो सुनिएगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स है, दे रिप्रेजेंट फ्लोटिंग इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स का मतलब स्टोर्ड कंपाउंड, स्टोर्ड मटेरियल जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। हम सेल इंक्लूजन हेडिंग के नाम पर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हम जो है ये कहीं जो है न्यूक्लियस के पहले वाले टॉपिक में हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है सेल इंक्लूजन के नाम पर। वेल यहां पर carbohydrates and fats represent floating inclusions of cell या सेल में साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट और फैट साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे डायरेक्टली सस्पेंडेड इंक्लूजन्स स्टोर्ड कंपाउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होने वाला है। तो फ्लोटिंग इंक्लूजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए रेस्पिरेशन का नाम है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और यहां पर प्रोटीन्स, थोड़ा सुनिएगा, प्रोटीन्स आर पार्ट ऑफ, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ, ऐसा बोल सकते हैं, प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कार्बोहाइड्रेट और फैट तो स्टोर हो सकता है, लेकिन प्रोटीन किसी भी फॉर्म में स्टोर नहीं होता। प्रोटीन चाहे एंजाइम के फॉर्म में हो या स्ट्रक्चरल फॉर्म में हो, मेम्ब्रेन बना रहा हो, किसी का सेल मेम्ब्रेन बना रहा हो, तो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म, जब प्रोटोप्लाज्म बोला जाए तो उसमें सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एक्सेट्रा इंक्लूडेड है। तो प्रोटीन है स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसलिए हम प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जब प्रोटीन का होगा ब्रेकडाउन रेस्पिरेशन के थ्रू नाम रख रहे हैं। बात समझा? तो सुनिएगा, यहां पर there is no formation of toxic materials and no death of organisms. ऑर्गेनिज्म सेल रेस्पिरेशन के समय परफॉर्म कर रहा है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में वो या तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करके एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है या फैट को ब्रेक करके एनर्जी ऑब्टेन कर रहा है। इनके ब्रेकिंग से कोई टॉक्सिक कंपाउंड नहीं रिलीज होगा, ऑर्गेनिज्म का डेथ भी नहीं होगा। तो सुनिएगा, यहां पर प्रोटीन्स आर यूज्ड ड्यूरिंग स्टारवेशन कंडीशन। जब बॉडी के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बचा, फैट नहीं बचा, तब बॉडी ब्रेक करवाएगा प्रोटीन को। स्टारवेशन, भूखे कंडीशन में, भूखमरी के कंडीशन में यूज होता है। और थोड़ा सुनिएगा, प्रोटीन सबसे पहले तो ब्रेक डाउन होगा अमाइनो एसिड में, सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड आप फर्दर ब्रेकिंग बोलते हैं, यहां पर फर्दर ब्रेकिंग ऑफ अमाइनो एसिड। थोड़ा सुनिएगा, फर्दर ब्रेकिंग ऑफ अमाइनो एसिड रिलीज अमोनिया या अमाइनो ग्रुप बोल दो, अमोनिया या अमाइनो ग्रुप विच इज टॉक्सिक कॉज डेथ। हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को रेस्पिरेशन में तोड़े जा रहे हैं। स्टार्व्ड कंडीशन में, स्टारवेशन के समय बॉडी वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल को तोड़ रहा है। सेल जिस से बना है, सेल के फॉर्मेशन में, सेल के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, प्रोटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में, और जो है राइबो सेल ऑर्गेनेल के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। हम उसी को तोड़ रहे हैं, तो सेल भी ब्रेक होने लगेगा। और प्रोटीन को ब्रेक करेंगे, निकलेगा अमाइनो एसिड, फर्दर ब्रेक करेंगे, अमोनिया का रिलीज होगा। अमोनिया इटसेल्फ इज टॉक्सिक, अमोनिया इटसेल्फ इज
टॉक्सिक, इसकी वजह से इट रिजल्ट्स इन डेथ। वैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अमोनिया का एक्सक्रीशन भी करते हैं, वो बात की बात है, उस पॉइंट पे हम नहीं जा रहे हैं। तो ये रहा बेस्ड ऑन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकिंग हो रहा है एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में, दो टाइप का। तो यहां पर हमने लिया बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दो टाइप का रेस्पिरेशन मेंशन किया यहां पर, एरोबिक रेस्पिरेशन और हमने लिया यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा लिया एनारोबिक रेस्पिरेशन। थोड़ा सुनिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहां पर मेंशन किया हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ग्लूकोज इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक substances, that is CO2 and H2O in the presence of oxygen, in the presence of oxygen। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकिंग हो रहा है, कंप्लीटली ब्रेक किया जाएगा ग्लूकोज को या किसी भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को CO2 और वाटर में, एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहां पर मैंने बोला पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू ईदर इथेनॉल, इथेनॉल जिसको इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, और हम बोल सकते हैं लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, सो पार्शियल ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लिख सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन also called इंटरमोलिकुलर रेस्पिरेशन, ये याद रखना होगा, इंटरमोलिकुलर रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन। तो सुनिएगा, यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन में कंडीशन डिपेंड 36 और 38 एटीपी प्रोड्यूस्ड, 36 और 38 एटीपी प्रोड्यूस्ड, और यहां पर केवल और केवल 2 एटीपी, ओनली 2 एटीपी प्रोड्यूस्ड। यहां पर एक पॉइंट मेंशन किया NADH2 विगोरसली स्पेलिंग देख लीजिएगा प्लीज, ऑक्सीडाइज्ड, विगोरसली ऑक्सीडाइज्ड इनटू NAD, और यहां पर NADH2 स्लोली ऑक्सीडाइज्ड इनटू NAD। ठीक है, NADH2 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हैविंग हाइड्रोजन, ये NAD और NADH2 आगे प्रोसेस में आने वाला है। कहीं कहीं पर NADH2 को NADH प्लस H+ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, NAD को NAD प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सिंपल NADH2 और NAD के फॉर्म में बातें करूंगा, समझिएगा। यहां पर फाइनल
फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर H प्लस एक्सेप्टर, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और यहां पर फाइनल ऑक्सीजन, नॉट ऑक्सीजन, फाइनल हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर, एक्सेप्टर इज ईदर एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। ठीक है, ये फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑक्सीजन है एरोबिक रेस्पिरेशन में, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर एसिटल्डिहाइड हो सकता है या पायरुविक एसिड हो सकता है, हम आगे डिटेल में डिस्क्लोज करेंगे। यहां पर कुछ पॉइंट्स के थ्रू एरोबिक और एनारोबिक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस और ऑक्सीजन के एब्सेंस में दो टाइप का होता है, जस्ट मेंशन कर रहा हूं। पॉइंट फिलहाल के लिए मेमोराइज करिए, आगे ये सारी बातें डिस्क्लोज होने वाली हैं। ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर एक सिंपल हम केमिकल रिएक्शन मेंशन करें तो C6H12O6 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में ब्रेक होगा, हमें मिलेगा 6CO2 प्लस 12H2O प्लस एनर्जी, एनर्जी मेंशन कर देते हैं 36, 38 ATP एनर्जी। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज होंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे इसका, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलेगा। तो ग्लूकोज का हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेक डाउन किया, और यहां पर C6H12O6 का जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में पार्शियल ब्रेकडाउन होगा C2H5OH में प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP, ये हुआ जो है इथेनॉल का फॉर्मेशन, यहां पर मेंशन कर देते हैं, ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से मुझे याद आया एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज सिनोनिम टू फर्मेंटेशन ऑल्सो, फर्मेंटेशन ऑल्सो। सो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन नाम भी दे सकते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के एब्सेंस में एक तरीके से ब्रेक कर सकते हैं इथाइल अल्कोहल में, और दूसरा हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक कर सकते हैं दो मॉलिक्यूल ऑफ C3H6O3 प्लस 2 ATP, इसको हम बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लूकोज जब ब्रेक होगा ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। तो अब मोटा मोटा यहां से एक बात तो क्लियर हो जा रही है कि इस चैप्टर में हमें 3 चीजें पढ़ना है, वेरी मच इन डिटेल एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेट होगा ये चैप्टर, और एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को 6 ऑक्सीजन का यूज करके कंप्लीट ऑक्सीडाइज ब्रेक कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और हमें मिलेगा 36 या 38 ATP। कंडीशन डिपेंड कौन से कंडीशन में ये बात हो रही है हम आगे बताएंगे। एक ये स्टोरी चलेगा, ये स्टोरी खत्म हो जाएगा तो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन के नाम पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है 90% फिनिश हो जाएगा। तो 90% जो है ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बातें होंगी ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कंप्लीट ब्रेकडाउन, फिर ये दो जो है हेडिंग आएंगे, छोटे छोटे हेडिंग होंगे जिसमें हम ग्लूकोज का ऑक्सीजन के एब्सेंस में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे या ग्लूकोज का ऑक्सीजन के एब्सेंस में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगे, हम बातें मेंशन करेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन इट इज फाउंड इन few prokaryotes and unicellular eukaryotes, unicellular यूकैरियोट्स जैसे एक फंगस है ईस्ट, सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा झलक आगे आने वाला क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन खत्म किया,
क्यों ना लगे हाथ चालू कर दिया जाए रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म डिटेलिंग। तो अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं, समझेंगे सारी बातें कट टू कट हम समझाएंगे। इरेज कर रहा हूं।